Hello student. In today class we are discuss about fundamental force in nature. According to physics there are four types of fundamental force which are gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force and weak nuclear force. So first we are discuss about gravitational force. Gravitational force is a universal attractive force between any two bodies. किसी भी ब्रह्मांड के अंदर किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, इफ वी हैव टू बॉडीज ए एंड बी, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two bodies by virtue of their masses, says m1 m2 are the masses of body A and B, and r is the distance between the two bodies. So Newton says the mutual attraction between two bodies, yeah, the mutual force of attraction between two bodies by virtue of their masses is also known as gravitational force. यहाँ पे जो वर्ड आता है म्यूचुअल अट्रैक्शन मीन्स बॉडी ए अट्रैक्ट्स बॉडी बी एंड बॉडी बी अट्रैक्ट्स बॉडी ए. दिस इज नोन एज म्यूचुअल अट्रैक्शन. The force is directly proportional to product of masses and the force inversely proportional to the square of the distance. Newton says जो force of attraction है bodies के बीच में by virtue of their masses वो directly proportional होता है product of masses के and inversely proportional होता है square of the distance के. So F is directly proportional m1 m2 upon r square. Also F is equal to g m1 m2 upon me r square, where g is known as universal gravitational constant. And its value is 6.67 into 10 raised to power minus 11, and its unit is Newton meter square per किलोग्राम स्क्वायर. जो यूनिट है उसको निकालने का तरीका है, हमें जी का यूनिट निकालना है तो हमने जी को एक तरफ रख लिया, बाकी टर्म्स को एक साइड लिया है. यहाँ पर जो एफ है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन. आर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी यूनिट होती है मीटर. और एम रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, उसकी यूनिट होती है किलोग्राम. सो द यूनिट ऑफ कांस्टेंट जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. So first property is gravitational force is a long range force. Long range force means ज्यादा दूरी का force. For an example, the force of attraction या gravitational force of attraction between earth and sun, gravitational force of attraction between earth and moon, or we can say the gravitational force of attraction between sun and the other planets. और सभी के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा अधिक है, और फिर भी उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. सो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स. दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होता है. हमेशा ही अट्रैक्टिव इन नेचर रहता है. दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती हैं और दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं. तीसरी प्रॉपर्टी है इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है पर फिर भी वो वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है. मींस इन चारों फंडामेंटल फोर्सेस के बीच में जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है. इसको हम यदि समझना चाहें तो मान लो हमारे पास ये दो बॉडीज हैं, दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी. हमने इन दोनों को एक दूसरे के पास रखा
और इन दोनों के बीच में एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पर फिर भी इनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। यदि हम इनको ऐसे ही रखें और 3 दिन बाद भी आके इनको चेक करेंगे तो इनकी पोजीशन एज इट इज रहेगी। तो यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना वीक है कि वो एक दूसरे की पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर यदि हमें इनकी पोजीशन के ऊपर कोई इफेक्ट डालना तो हमें इनका मास बहुत ज्यादा अधिक करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और ये एक दूसरे को पोजीशन को अफेक्ट कर सके। सो वी कैन से इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स मींस यदि हमारे पास दो बॉडी हैं, बॉडी ए बॉडी बी, ये बॉडी ए का सेंटर है, ये बॉडी बी का सेंटर है, बॉडी ए का मास m1 है, बॉडी बी का मास m2 है, तो ये जो फोर्स है वो सेंटर टू सेंटर लाई करता है। द फोर्स एक्ट्स सेंटर टू सेंटर, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सेंट्रल फोर्स कि बॉडी ए के सेंटर पे बॉडी बी का फोर्स लग रहा है और बॉडी बी के सेंटर पे बॉडी ए का फोर्स लग रहा है। सो इट इज ए सेंट्रल फोर्स। It obeys inverse square law। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ मींस अभी न्यूटन ने बताया था, हमने पढ़ा था कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मींस जो R है वो डिस्टेंस है बॉडी ए और बॉडी बी के बीच में, और जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लाई करता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। मींस R इंक्रीज सो F डिक्रीज और R डिक्रीज सो F विल इंक्रीज। सो इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। नेक्स्ट, it is a conservative force in nature। कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर मींस यदि हमें बॉडी ए के ग्रेविटेशनल फील्ड से बॉडी बी को अवे लेके जाना है, मूव करना है अवे, तो हमें यहाँ पर वर्क डन करना पड़ेगा। और जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने यहाँ पर किया बॉडी ए की ग्रेविटेशनल फील्ड से बॉडी बी को दूर ले जाने के लिए, तो वो जो वर्क डन है वो डिपेंड नहीं करता फ्रॉम द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी बी, बट वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर। सो वी कैन से दीज आर द फ्यू बेसिक्स प्रॉपर्टीज अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट हमारा जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मींस इलेक्ट्रो द फोर्स इन बिटवीन चार्जेस और मैग्नेटिक द फोर्स इन बिटवीन मैग्नेट्स और द फोर्स बिटवीन द पोल्स। सो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मींस ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द electrostatic force between 2 point charges, let us consider 2 point charges q1 and q2 which are separated by distance r. So Coulomb says the force of interaction is between the 2 point charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to the square of the distance। ये कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था स्लाइटली इन 10th क्लास। इलेक्ट्रिसिटी जो कंसेप्ट था, यूनिट था हमारा, उसके अंदर हम स्टार्टिंग में जब डिस्कस करते हैं चार्ज के बारे में तो वहां पर हम कूलम्ब फोर्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सो कूलम्ब फोर्स सेज F is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of the distance, and also F is equal to k q1 q2 upon r square, where k is called constant of proportionality and known as electrostatic constant. K is known as electrostatic constant. Its value is 9 into 10 raised to power 9 Newton meter square per Coulomb square. Coulomb is the unit of charge. Also
K value is 1/4 pi epsilon naught, where epsilon naught, इसको हम कहते हैं epsilon naught, इसका नाम होता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम निकालना चाहें तो 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर, क्योंकि हमने के स्थान पर वैल्यू रखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यूनिट निकालना, तो एप्सिलॉन नॉट का हम एक साइड लेंगे और एफ को इस साइड लिया है, तो यहाँ से चार्ज की यूनिट कूलम्ब होता है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होता है, डिस्टेंस की मीटर, और 1/4 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, सो इट इज यूनिटलेस। तो यहाँ पर ये टर्म से हम यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मींस ए कॉम्बिनेशन, a force which is a combination of electric force or a magnetic force। इलेक्ट्रिक फोर्स जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसके चारों तरफ जो फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा दूसरी एक चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और जब चार्ज मोशन में होता है तो उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड एक मूविंग चार्ज पर वहां पर फोर्स लगाता है, तो वो फोर्स जो एग्जिस्ट होता है वो मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मींस ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में कहा था कि लॉन्ग रेंज फोर्स है, तो ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, मींस लंबी दूरी का फोर्स चार्जेस के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट्स के बीच में लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। दूसरा, ये जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर। मींस यहां पर यदि चार्जेस सेम होते हैं, यदि चार्जेस सेम होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स होता है वो रिपल्सिव इन नेचर होता है, और यदि चार्जेस अनलाइक होते हैं, सेम नहीं होते, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो अट्रैक्टिव होता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर। इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स मींस इन चारों फोर्स में से ये एक शक्तिशाली फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। सो इट इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, one of the strongest force in nature। Next property है, it is also central force, means center to center ये force lie करता है। Next property है, it is also conservative force, और कंजर्वेटिव फोर्स है, इट इज आल्सो सेंट्रल फोर्स है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो दीज आर द फ्यूज प्रॉपर्टी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है strong nuclear force। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? ये सबसे शक्तिशाली फोर्स होता है अमंग्स इन दीज फोर फंडामेंटल फोर्सेस, और ये फोर्स बाइंड्स करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर। सो हम कह सकते हैं strong nuclear force is that force which binds proton and neutron inside the nucleus। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो बाइंड्स करे इनसाइड द न्यूक्लियस वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। हमने
पढ़ा हुआ है कि एटम क्या होता है। एटम के एक सेंट्रल कोर जो जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व करता रहता है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल टीनी कोर है जिसको हमने न्यूक्लियस कहा है, उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, या हम कहें इनको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनको हम जो न्यूक्लियस के इनसाइड है उनको हमने न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या न्यूक्लियॉन्स है, इनको जो बांधे हुए रखता है फोर्स, वही फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट कूलम्स फोर्स कि प्रोटॉन या कहीं पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। तो यहाँ पर जितने भी प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव एक दूसरे पर क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जब दोनों सारे प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि प्रोटॉन रिपेल करेंगे और वो उसको निकल जाएंगे बाहर। तो वहां पर एक न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं लगता है। और न्यूट्रॉन के बीच में भी इंटरेक्शन होता है, पर न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पर यदि ऐसा होता है कि प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये न्यूक्लियस की जो पॉसिबिलिटी है वो संभव नहीं हो पाती। बट इस कंसेप्ट के अंदर इन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे को यहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस के अंदर बाइंड रहते हैं। और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है, मतलब ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो वी कैन से अगेन, strong nuclear force is that force which binds the nucleons into the nucleus, known as strong nuclear force. Now we are discuss the properties. It is short range force. इससे पहले हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्स, बट ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ये एग्जिस्ट करता है बिटवीन द डिस्टेंस जो नियरली 10⁻⁻15 10⁻⁻15, या इसको हम कहते हैं 1 फर्मी, दैट इज न्यूक्लियस का साइज। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन के बीच में फोर्स है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स है, या न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स है, वो केवल जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 या 10⁻⁻14 के बीच में ही लाई करेगा। यदि इससे ज्यादा डिस्टेंस एग्जिस्ट हो जाती है तो ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाता। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। यदि हम बात करें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर था, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियंस के बीच में या इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में भी ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होता है। यहाँ पर जो एटम का साइज होता है वो 10⁻⁻10 होता है, और न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10⁻⁻15 होता है। तो ये जो फोर्स है ये इनके बीच में भी एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ये नॉन सेंट्रल और नॉन कंजर्वेटिव। नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। नेक्स्ट, इट इज बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स। ये जो फोर्स होता है वो बेसिकली अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, बट इट विल बिकम रिपल्सिव व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियंस इन इज रिड्यूस्ड टू हाफ। ये न्यूक्लियन से मींस प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन, इनके बीच की जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाती है, देन इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बिकम रिपल्सिव होता जाता है। जैसे इनके बीच का डिस्टेंस हाफ है, दैट इज हाफ फर्मी, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻15 था न्यूक्लियंस के बीच का। तो यदि जैसे ये डिस्टेंस हाफ होता है तो उस दौरान इनके बीच का जो फोर्स है वो रिपल्सिव हो जाता है इन नेचर। सो दीज आर फ्यू बेसिक प्रॉपर्टी अबाउट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लास्ट फोर्स जो हमारा है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम ना तो 11th में ज्यादा स्टडी करेंगे, ना ही 12th क्लास में इतना ज्यादा इसके बारे में कोई स्टडी करेंगे। वीक न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में होता है इन द न्यूक्लियर प्रोसेस। एलिमेंट्री पार्टिकल मींस हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,
जो न्यूट्रॉन हो गया, या हम ये कहें हैं जो लेप्टॉन है, मीजोन है, दीज आर द एलिमेंट्री पार्टिकल। लेप्टॉन और मीजोन भी इन एटम लाई करता है हमारे पास, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी एटम्स के बीच में लाई करते हैं। सम आल्सो अदर पार्टिकल्स आर न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। जो ये फोर्स पार्टिकल्स होते हैं ये भी इनसाइड द एटम एग्जिस्ट करते हैं, और उनके बीच में जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है उनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करता है ड्यूरिंग न्यूक्लियर प्रोसेस। अब यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोसेस मीन्स सच एज बीटा डीके। यदि हम बात करते हैं बीटा डीके के बारे में, जब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिसइंटीग्रेशन होता है, जब एक एटम का डिसइंटीग्रेशन या जो वो टूटता है, तो उसमें से एलिमेंट्री पार्टिकल्स निकलते हैं, वो अल्फा बीटा गामा होते हैं जो लगातार निकलते रहते हैं। उनमें से जब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिसइंटीग्रेशन होता है तो उसमें से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन पार्टिकल्स निकलते रहते हैं। तो जब बीटा निकलता है, दैट इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, जब निकलता है तो उसके साथ जो एक अनचार्ज पार्टिकल लाइक न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो जब एग्जिस्ट करता है, तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो और आल्सो एंटी न्यूट्रिनो, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है या जो इनके बीच में जो फोर्स है, वो जो फोर्स होता है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो हम कह सकते हैं कि द फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स ड्यूरिंग बीटा डीके प्रोसेस या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस। तो जो इलेक्ट्रॉन और अनचार्ज, जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, पार्टिकल न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है वो ही वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। अब यहाँ पर इसकी हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करें तो इसकी कोई ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं है। ये वीकेस्ट फोर्स होता है सबसे, बट ग्रेविटेशनल फोर्स से वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। दूसरा, यदि हम बात करें कि ये भी एक नॉन सेंट्रल और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। आल्सो जो ये फोर्स होता है ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। तो दीज आर द फ्यू बेसिक प्रॉपर्टीज अबाउट वीक न्यूक्लियर फोर्स। यदि हम कंपैरिजन करें इनके फोर्स का, इनके बीच फोर्सेस के बीच का रेशियो निकालें, तो हम फर्स्ट नंबर पे आता है, वो आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नेक्स्ट आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और लास्ट में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि हम इसके स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करें तो ये 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। नेक्स्ट 10⁻36, 10⁻25 और 10, यहाँ पर हम बात करें तो ये 1। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है तो ये उससे 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻25 times stronger होता है gravitational force. So in today class we are discuss about fundamental force in nature. So thank you.